है ना। और मैंने आप लोगों को बता ही दिया कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को क्या बताई, जब भी हमारे को वैल्यू रखनी होगी रियल ऑब्जेक्ट की, तो रियल ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो होती है वो यू की वैल्यू नेगेटिव होगी। रीज़न उसके पीछे मिरर्स जब उससे रे चलेगी, डिस्टेंस आप मिरर से कंसीडर करोगे, जैसे मैंने आपको बताया भी था। वापस ये हमारा मिरर हो गया, ये हमारा कोई रियल ऑब्जेक्ट है। अगर इससे रे चलेगी ऐसे, तो मेरे लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, पर डिस्टेंस हमेशा पोल से नापी जाएगी, तो ये u हो गया। तो यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट अगर होगा तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए u की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी। फिर यही डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इमेज जो बनेगी वो भी इधर कहीं मान लो इमेज बन रही है, तो ये डिस्टेंस हमारी जो हो गई वो v हो गई। अब ये भी इंसिडेंट रे क्या अपोजिट है, इसका मतलब v की वैल्यू भी नेगेटिव होगी किसके लिए, रियल इमेज के लिए। अगर v की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, वर्चुअल इमेज हो गई, है ना। और अगर u की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब वो हमारी वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा फर्स्ट कि फाइंड आउट, लिखो फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज, find out the position of image if object is placed 30 centimeter from the pole in front of a concave mirror whose ROC (60 centimeter) जिस 50 centimeter, 60 नहीं 50 centimeter, whose ROC is 50 centimeter। तो अब इसमें हमारे को क्या करना है कि सीधा सीधा हमारे को बोल रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, तो ये हमारा 30 सेंटीमीटर हो गया। आपको बोला हुआ है 50 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, कॉनकेव मिरर है इसके सामने ही रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं फोकस जो रहा होगा वो यहाँ रहा होगा, ये रे से चलेगी टकरा के ऐसे जाएगी फोकस से। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v मुझे निकालना है, प्लस 1/u की जगह माइनस 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू माइनस 1/25 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से आया 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/25 प्लस 1/30। तो यहाँ से आया 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे हम, कितना आ गया यहाँ पे एलसीएम 150 आ गया, तो ये आ जाएगा -6 और यहाँ पे कितना हो गया 5। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -150। इसका मतलब इमेज जो बन रही होगी वो ये बन रही होगी। अब हमारे से पूछा जाए मैग्नीफिकेशन भी बताओ, तो मैग्नीफिकेशन होता है -v/u, है ना। तो -v/u होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, v की वैल्यू -150 और u की वैल्यू अगर हम कहें तो -30 आया, माइनस माइनस कैंसिल, ये इससे हो गया 6 बार 5 बार, यानी -5 मैग्नीफिकेशन आ रहा है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं 5 टाइम्स लार्ज इमेज हमारे पास बनने वाली किसकी, जो ऑब्जेक्ट है। अब मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट अगर हमारे को दे देते हैं कि मान लो 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, तो बताओ इमेज की साइज़ कितनी होने वाली, तो 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाए। समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन में 1-1 मिनट मिलेगा। अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हो बढ़िया है, नहीं करते हो तो मुझे तो करना ही है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। A person look into the spherical mirror. A person look into the spherical mirror. The size of his face, उसके चेहरे का साइज, the size of his face is twice the actual size. Twice the actual size. If the face at a distance, if the face at a distance 20 centimeter, find out focal length, find out focal length and type of mirror used. किस तरीके का वहाँ पे मिरर यूज़ किया होगा वो आपको बताना है। 1 मिनट शुरू होता है अब। हो गया? क्या आया? फोकल लेंथ बताओ पहले। गलत जवाब। ट्वाइस बोला है ना मैंने, ट्वाइस ही बोला है ना। और कोई? समय समाप्त, 1 मिनट ख़त्म। मैग्नीफिकेशन मैंने आप लोगों को बता रखा है, m की जो वैल्यू होती है वो -v/u होती है। और अगर हम देखें तो 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो अगर हम 1/v को ऐसे लिख दें 1/f - 1/u, तो ये आया u - f/fu। तो यहाँ से v/u की वैल्यू आ गई u/u - f। तो मुझे निकालना है m - v/u, तो ये आ जाएगा हमारे, सॉरी यहाँ f, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -f/u - f, जिसको ऐसे लिख सकते हैं f/f - u। एक्चुअल में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट ये भी यूज़ कर सकते हैं, f/f - u होता है जब हमारे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी हो और फोकल लेंथ दे रखी हो। अब यहाँ पे हमारे को उसने कहा है कि मैग्नीफिकेशन जो है वो ट्वाइस है, ठीक है। अब ट्वाइस है ये नहीं पता, और उसने कहा ए पर्सन लुक इनटू द स्फेरिकल मिरर। तो अब वर्डिंग को समझना पड़ेगा। अगर लुक इनटू है इसका मतलब वो एक्चुअल में देख रहा है, यानी रियल ऑब्जेक्ट हुआ। और रियल ऑब्जेक्ट के लिए जब हम लिखेंगे तो f/f - u जो है, यहाँ अगर हम लिख रहे हैं ट्वाइस, हमें नहीं पता किस टाइप की इमेज बन रही है। उसने कहा बस देखा और डबल साइज़ की बनी, इन्वर्टेड बनी या नहीं बनी कुछ नहीं बताया। तो मैं यहाँ लिखूँगा f/f प्लस, क्योंकि यहाँ -20 इज़ इक्वल टू 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास f इज़ इक्वल टू 2f प्लस 40। यहाँ से आया हमारे पास f इज़ इक्वल टू -40।
और माइनस आ गया, इसका मतलब ये मिरर जो है वो कॉनकेव रहा होगा और फोकल लेंथ इसकी 40 सेंटीमीटर रही होगी। ठीक है, चीज़ों को समझना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा चलो, एक और प्रश्न है आपके सामने। आपसे बोला हुआ है कि यहाँ कोई एक स्फेरिकल मिरर है, किस टाइप का है, वी डोंट नो। क्वेश्चन ने कहा है कि यहाँ एक स्फेरिकल मिरर है, कौन सा पार्ट, मतलब ये कॉनकेव इधर की तरफ है या उधर की तरफ है नहीं पता, आप इसको स्फेरिकल मिरर कंसीडर करें, स्फेरिकल मिरर। तो उसमें कहा कि जब एक स्फेरिकल मिरर को के अंदर अगर एक कैंडल की इमेज देखी जाती है तो डबल साइज़ की आती है। क्या करा, जब एक कैंडल की इमेज देखी तो क्या हो गई, डबल साइज़ की, डबल साइज़ इमेज कैंडल की। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहा कि अगर कैंडल को हमने 5 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया, कैंडल को क्या कर दिया, शिफ्ट बाय 5 सेंटीमीटर, शिफ्टेड बाय 5 सेंटीमीटर, जो इमेज है वो ट्रिपल हो जाती है, ट्रिपल साइज़ की हो जाती है। तो आपसे ये पूछा हुआ है कि किस टाइप का मिरर होगा और उसका ROC कितना होगा, ये हमारे को बताना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? एक कैंडल है, कैंडल के अंदर हमने किसी इमेज को एक स्फेरिकल मिरर है, उसके अंदर कैंडल की इमेज को देखा तो पहले दिखा कि यार वो जो कैंडल थी भले कितनी भी साइज़ की, वो डबल साइज़ की दिख रही है। अब हमने उसको 5 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया, किधर शिफ्ट किया पता नहीं, पर वहाँ पे जो साइज़ है इमेज की वो ट्रिपल हो गई। अब आपसे पूछा हुआ है कि यहाँ पे एक तो ROC कितना रहा होगा, मिरर कौन सा रहा होगा और उसको कितनी डिस्टेंस पे रखा होगा। अगर आप चाहो तो ये भी बता दो। कोई बताना चाहे कि किस तरीके से करेंगे। इसमें क्या होगा, पहले देखो, मान लो कि यहाँ पे कैंडल इस तरफ है U डिस्टेंस में, ठीक है, तो हमारे लिए बोला जाता है कि मैग्नीफिकेशन किसी भी मिरर के लिए हो F/F-U होता है। और अगर कैंडल की इमेज देखिए तो ऑब्वियस सी बात है कैंडल कहीं ना कहीं यहाँ रही होगी, तो रियल ऑब्जेक्ट रहा होगा, तो यहाँ पे तो आ गया हमारे ट्वाइस F/F+U, पहली इक्वेशन F/F+U। अगर आप विथ साइन नहीं लेना चाहते तो फिर यार ऐसा कर लो कि फिर आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि यार एनलार्ज इमेज तो जो है वो कॉनकेव मिरर बनाता है, तो फिर वहाँ कंसीडर करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है हमने क्या करा, विथ साइन कंसीडर कर लिया कि U जो है वो रियल ऑब्जेक्ट है। अब मुझे एक और चीज़ पता है, अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा इधर, तो मिरर से अगर हम दूर हो जाएंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज की साइज़ कम हो जाती है, और अगर मैं यहाँ तो साइज़ क्या होगा, रिड्यूस होगी, और इधर शिफ्ट करूँगा तो साइज़ जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर तो शिफ्ट किया है, पर एक्चुअल में जब मैं यहाँ लिखूँगा तो आएगा 3F/F-U-5। कितना शिफ्ट किया है, 5 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट किया है इधर की तरफ, क्योंकि तभी साइज़ बढ़ेगी। तो साइज़ बड़ी होगी तो एक्चुअल में डिस्टेंस कितनी हो गई, U-5 हो गई, पर वो रियल ऑब्जेक्ट रही तो वो माइनस में होगी, तो माइनस माइनस वापस से क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि F/F-U होता है ना, तो माइनस ऑफ U-5 आएगी, तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। तो यहाँ से देखो पहली इक्वेशन इससे क्या बनी कि 2F+2U इज इक्वल टू F। तो यहाँ से F की वैल्यू -2U आई कि नहीं आई, सही है ना। और यहाँ से अगर हम देखें तो आया 3F+3U -15 इज इक्वल टू F। तो यहाँ से हमने देखा 2F+3U इज इक्वल टू 15, और हमें एक और चीज़ पता है, F की वैल्यू है 2U। F की वैल्यू कितनी है, -2U, तो -2U × 2 हो गया
4u, तो यहाँ आ गया -4u + 3u इज इक्वल टू 15, तो u की वैल्यू -15 सेंटीमीटर हो गई। और जब u की वैल्यू -15 सेंटीमीटर हो गई तो एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता लग गई, और वो कौन सी पता लग गई? फोकल लेंथ के बारे में। ठीक है, कितनी आ गई हमारे पास? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर आ गया, ROC कितना रहा होगा? 60 सेंटीमीटर रहा होगा। ROC कितना रहा होगा? अब मुझे बताओ, यहाँ पे फोकल लेंथ जो हमारे पास आ रही है, या पहले बताओ मिरर का आंसर क्या आएगा? कितने लोगों का मानना है? बोलो, कौन के कितने लोगों का मानना है? कौन के कॉन्वेक्स कितने लोग का मानना है? क्यों? बिल्कुल सही। जब आपने विद साइन कंसीडर कर लिया और आप देखो पोल और फोकस के बीच में आ गया ऑब्जेक्ट, उधर देखो, उधर u की वैल्यू 15 आ गई। कितनी आ गई? 15। और फोकल लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। इस वजह से वहाँ एनलार्ज इमेज बनी है उसकी। ठीक है ना। और अभी मैं जब आपको ग्राफ बताऊंगा ना, तो कुछ स्पेशल केस ही होते हैं जिसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो आपको ज़्यादा उसकी बना रहा होता है। तो जब हम सारी चीज़ विद साइन ले रहे हैं ना, तो आंसर भी आपका क्या आएगा? विद साइन ही आएगा। ठीक है, तो ये हमेशा ये नहीं सोचना है कि एनलार्ज इमेज बनी तो क्यों हो गई। वहाँ पे आपने जो कंसीडर करा है उसके अंदर जो आपका विद साइन आंसर आ रहा है, जैसे रियल ऑब्जेक्ट आपने कंसीडर किया है, वैसे तो देखो एक्चुअल में ऐसा होता है कि वो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता ही नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना, वो कभी भी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनाता। और वो अपन देखो, मेरे को पता नहीं यहाँ मिरर कहाँ मिलते हैं, नहीं तो मैं आपको ला के बता देता। यहाँ पे ये कहाँ मिलेंगी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर? ये ऐसी चीज़ें कहाँ मिलती है? तुम लोग भी नए हो गए सिटी में, ई गोले के नहीं लगते। बताओ भाई, कहाँ मिलते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ? अभी मैं ये पूछता ना कि यहाँ पे पिज़्ज़ा कहाँ अच्छा मिलता है, बस पूछो एक बार। पर हमें नहीं पता कि ये यहाँ पे स्फेरिकल मिरर्स कहाँ मिलते हैं। बताओ। हैं? एसके सर्किल कहाँ पे है? कहाँ पे है? इधर तो सिंधु नगर आता है, नाकोडा इधर आता है। और कोई है क्या? अब तुम्हारे यहाँ स्फेरिकल मिरर ही नहीं मिलेंगे। जैसे ये ऐसी कोई जगह जहाँ लैब वेब की चीज़ें मिलती हैं। बस स्टैंड के पास कहाँ पे? तो केमिस्ट्री के मिलते होंगे ना, सामने की तरफ है जो। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहा। और एक बात है यार, करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो ये देता है।
और तू इसके पीछे घूमता रहता होगा, असिस्टेंट होगा इसका, जूनियर सेक्रेटरी। हर चीज़ की मीटिंग तू ही देखता होगा इसके कि सर आपके फ्री फायर खेलने का टाइम हो चुका है। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब इसमें वेरिएशन ज़्यादा कराने हैं, मुझे प्रैक्टिस ज़्यादा करानी, इसलिए मैं आप लोगों को टाइम कम दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है आप लोगों को ये, इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस इज x1, फ्रॉम फोकस इज x1, आपको दिया गया है कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की फोकस से कितनी है, x1, एंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस इज x2. Find the focal length in form of x1, x2. Find the focal length in form of x1, x2. इसके आगे ये भी लिख लेना, ये एक फॉर्मूला निकल के आता है जिसे बोला जाता है न्यूटन्स फॉर्मूला। बैठे बैठे भाई कुछ नहीं होता ना, आज क्या डिराइव करे, तो उन्होंने कहा कि आज ये डिराइव करते हैं। एक्चुअल में पोल से डिस्टेंस कितनी होगी फिर ऑब्जेक्ट की, भाई फोकस से x1 डिस्टेंस है तो पोल से कितनी हो जाएगी, f प्लस x1। इमेज की अगर पोल फोकस से डिस्टेंस x2 है तो पोल से कितनी हो जाएगी, f प्लस x2। तो यहाँ क्या करोगे भाई, ये हमारा जो भी मिरर है उसके अंदर जब आप यहाँ लिखोगे कि अगर यहाँ फोकस से ये x1 डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, तो इससे हो गई हमारे पास f प्लस x1। मान लो इसकी इमेज यहाँ बन रही है तो ये f प्लस x2 हो गई, ये इसकी I बन रही है, ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x2 है, तो अब क्या लगाओगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, और इसमें कोई चीज़ कंसीडर मत करना, क्योंकि उसने ये नहीं बोला है किस टाइप का रियल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो क्या करूँ मैं, डायरेक्ट बिना उसके पुट कर दो, जब कुछ नहीं पता होता है ना तो सब पुट कर दो। क्या आएगा, f प्लस x2 और यहाँ पे 1/f प्लस x1 इज इक्वल टू 1/f। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ना, f प्लस x1 प्लस f प्लस x2 इंटू f इज इक्वल टू कितना आ गया, f स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x1f प्लस x2f। ये दिख रहा है ना इसमें, एक मिनट, हाँ दिख रहा है। चलो यही होगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई। एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम में ये आएगा f प्लस x1, इधर f प्लस x2 और ये क्रॉस में f मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे हुआ f प्लस x2 और f प्लस x1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो क्या आया, ये x1f बनेगा, ये x1f इससे कैंसिल, यहाँ x2f बनेगा, ये इससे कैंसिल हो गया। देखो ये f और ये f, 2f इंटू f क्या हो गया, इज इक्वल टू f स्क्वायर, और ये तो यहाँ से f स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये f की वैल्यू आ गई हमारे पास रूट ऑफ x1 x2, इसे बोला जाता है न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है ना, तो ये कभी अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, बढ़िया चीज़ है। ठीक है ना, अब हम हल्का सा लेवल बढ़ाते हैं। देखो अगर रे ऑप्टिक्स में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ना तो स्पीड बढ़ा लेना भाई, नहीं तो फिर क्या होगा, आपके वेरिएशंस रह जाएंगे और रे ऑप्टिक्स कमज़ोर रह जाएगा। क्योंकि रे ऑप्टिक्स की एक ही चीज़ है, जितनी ज़्यादा रे ऑप्टिक्स ही नहीं, 12th की सेकंड बुक की यही है कि अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज़्यादा आप लोगों की अच्छी होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ने कितना अच्छे से बोला हुआ है, वर्डिंग सुनना ध्यान से। द डिस्टेंस बिटवीन real object
the distance between real object and its virtual image of a convex mirror, the distance between real object and its virtual image of a convex mirror of focal length 12 centimeter is 16 centimeter. The distance between real object and its virtual image of a convex mirror of focal length 12 centimeter is 16 सेंटीमीटर. ये समझना लाइन क्या बोली उसने कि एक रियल ऑब्जेक्ट है, उसकी वर्चुअल इमेज है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस किसके सामने? कॉन्वेक्स मिरर में, जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी? 12. डिस्टेंस कितनी दे रखी? 16. आपसे बोला है व्हाट वुड बी द साइज ऑफ इमेज, व्हाट वुड बी द साइज ऑफ इमेज. इमेज की साइज क्या होगी अगर ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर की हाइट का है? इफ ऑब्जेक्ट इज ऑफ 1 सेंटीमीटर इरेक्ट साइज. क्या करेंगे? देखो ये सामने, ये यहीं बता दो, सॉल्व करना तो बात की चीज़ है. देखो एक पहली चीज़ होती है कि हमारे को ये तो पता लगे कि इनपुट कैसे स्टार्ट करना है. तो मैंने यहाँ सामने एक कॉन्वेक्स मिरर बना रखा है. इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए रियल पार्ट कौन सा होगा? ये वाला. तो मान लेते हैं कि यहाँ से u डिस्टेंस पे एक 1 सेंटीमीटर की हाइट का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यही हमारा है ना. अब उसने ये कहा है कि इस रियल ऑब्जेक्ट की जो वर्चुअल इमेज बनती, तो ऑब्वियस सी बात है वर्चुअल इमेज किधर होगी? मिरर की इधर की तरफ. तो मान लेते हैं कि v डिस्टेंस पे इसकी बनी इमेज. नहीं पता कि किस साइज की है और नहीं पता कि इन्वर्टेड है क्या है, तो मान लेते हैं यहाँ इमेज है, यहाँ ऑब्जेक्ट है. तो उसने दोनों के बीच की डिस्टेंस जो दे रखी है वो u प्लस v की वैल्यू 16 दी है सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर 1. और फोकल लेंथ हमारे को दे रखी 12. तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या करोगे? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो 1/v पॉजिटिव लेंगे, 1/u माइनस u, और फोकल लेंथ यहाँ पे प्लस आएगी 1/12, क्योंकि ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स. अब मुझे क्या निकालना है? साइज. साइज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? f/f माइनस u. मतलब मुझे u तो पता होना चाहिए, f तो पता है, u निकालना है. u के लिए v हटा दूँ. v कैसे हटाएंगे बोलो भाई? 1/16 माइनस u माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/12. एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 16 माइनस u इंटू u. तो यहाँ आएगा u माइनस 16 माइनस u प्लस आ जाएगा ये, इज इक्वल टू 1/12. सही है. तो यहाँ से देखो क्या आया? 24u माइनस कितना हो गया ये? 192 इज इक्वल टू 16u माइनस u स्क्वायर. सही है? सही है ना? 2u हो गए थे तो 24u आ गया. 16 इंटू 12 192 होते हैं, तो ये हो गया. इधर 16u हो गए और माइनस u स्क्वायर हो गया. u में क्वाड्रेटिक बन रही है, तो आया u स्क्वायर माइनस 16 इधर आया तो प्लस 8u हो गया, माइनस 192 इज इक्वल टू 0. कोई दिक्कत? कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है? आगे बढ़ते हैं. हाँ ये इधर आएगा तो प्लस हो ही जाएगा. ठीक है. तो u की वैल्यू क्या आएगी? -8 प्लस माइनस रूट ऑफ 64 प्लस, बोलो क्या हुआ? हाँ मतलब मैं समझा नहीं. तो वही तो कर रहा हूँ मैं भी.
वो तो मैं भी वही कर रहा हूँ भाई। तुम लोगों ने तो, मैंने तो सोचा मल्टीप्लाई करके बता रहे हो, तो तुम ठीक है। 4, हाँ 368 सही है। 200 में से हाँ 8 चौक 32, ठीक। तो यहाँ से कितना आया देखो, 768 प्लस 64 कितना होता है अभी? 832 हो गया। 832 का अंडर रूट कितना होता है? 29। हाँ 28 का कितना होता है? 28.8। और 29 का क्या होता है? 841 होता है ना। हाँ चलो अब तो मान लेते हैं अपन तो 28.8 मान लेते हैं। तुम खुश रहो ना, कभी कभी तुम्हारी कैलकुलेशन पे भी पूरा भरोसा करना चाहिए। तो देखो ये आया, तो ये देखो 28.8 में से 8 गया तो 20.8, 10 से डिवाइड करोगे तो 10.4, अभी 10.4 हो गया। तो अगर हम मैग्नीफिकेशन निकालें तो होता है f अपॉन f माइनस यू। तो ये आया f प्लस 12 माइनस यू की जगह माइनस 10.4। ये प्लस कौन बोला? रियल है ना, ये तो रियल होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। अब देखो 12 डिवाइड बाय 22.4, यही है ना, 12 डिवाइड बाय 22.4। अब उसने कहा है एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 22.4। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई? 12 अपॉन 22.4 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का ही ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और उसने देखो स्पेशली मेंशन किया इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर का भी है और क्या है? इरेक्ट है। तो ऑब्वियस ही बात है +1 सेंटीमीटर लेंगे तो हमारे को कंसीडर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एच आई की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब ये कैंसिल हो जाएगा भले ही, देखो 12/22.4 करेंगे, चॉइस होता तो ये 1/2 होता। हाँ तो ये 0.55 मान लेते हैं आप, ठीक है। चलो ये नोट कर लो। क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं। यू की वैल्यू नेगेटिव, हाँ यू की वैल्यू, यार मैंने ये भी कंसीडर नहीं किया। हाँ सही कह रहे हो, हमने क्या यू का साइन पहले से कंसीडर कर लिया ना, तो ओनली पॉजिटिव। यू ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस में हमने ये पहले कंसीडर कर लिया कि रियल ऑब्जेक्ट इधर है और वर्चुअल इमेज इधर बनेगी, फिर उनके बीच की डिस्टेंस, तो वहाँ पे साइन नहीं आता है कभी डिस्टेंस में, और ये फॉर्मूले में साइन आएगा क्योंकि यहाँ से रे चलेगी तो इंसिडेंट। अब उसमें मैंने देखो यहाँ पहले से माइनस यू कर लिया, तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू विल बी कंसिडर। अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव ले लेता, मतलब यहाँ प्लस यू ही लेता, तो फिर मेरे को नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करनी पड़ती, तो घूम फिर के आता यही, ठीक है ना। जब आप यहाँ साइन कंसीडर कर रहे हो कि रियल ऑब्जेक्ट, हमेशा साइन इसमें कंसीडर किया जाएगा, डिस्टेंस वाले में नहीं किया जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस में क्या है, उसने पहले एक तरफ इधर वाला और दूसरी तरफ वो वाला, आपने उनके बीच की सेपरेशन ली है, वो 16 हो गई, ठीक है ना।
एक मिरर है कॉनकेव जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे एसएचएम कर रहा है, ऑसिलेशन मान लो आप, है ना। आपसे ही पूछा हुआ है कि उसकी जो इमेज ऑसिलेशन करेगी, ऑब्वियस सी बात है भाई, इसकी इमेज भी ऑसिलेशन कर रही होगी, तो आपको ही बताना है कि उसकी इमेज का जो ऑसिलेशन होगा उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। नोट करने से पहले डायरेक्ट सीधे सीधे बताओ भाई करेंगे क्या। भले आपको एसएचएम में कुछ जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, पर ये तो बताओ भाई तरीका क्या होगा। ऑसिलेशन तो समझते हो ना यूँ? बिल्कुल सही भाई। अगर मुझे पता लग गया कि मैग्नीफिकेशन इसका कितना है, तो पहले ऐसे समझ लो, अगर मैं ऑसिलेशन कर रहे हैं 2 सेंटीमीटर में, तो मेरे लिए एक बार हाइट जो हो गई ऑब्जेक्टिव +2 हो गई और एक बार -2 हो गई। तो +2 से कहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब कहाँ तक की हाइट आ रही है, और -2 से कहाँ तक की हाइट आ रही है। तो उससे मुझे पता लग जाएगा मैक्सिमम पॉसिबली जो इमेज है वो कितनी हाइट तक जा पाएगी और जो लास्ट कितने तक जा पाएगी। वो जो होगा उसका हाफ ही तो हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। अब निकालो क्या आएगा इसका आंसर। एम्पलीट्यूड जो ऑब्जेक्ट का होगा वही। फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड ऑफ इमेज। मैग्नीफिकेशन कितना आया? पहले बताओ मैग्नीफिकेशन कितना आया? -10 अपॉन -10 -30 +30। फोकल लेंथ 10 है ना इसकी, तो ये आएगा, ये आएगा ना। मैग्नीफिकेशन निकालूंगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला F अपॉन F माइनस U लगाएंगे तो -10 बटे -10 -30, तो ये आया ना, तो ये आया हमारे पास 20, तो -1/2 आया। -1/2 आया तो HI बटा HO की वैल्यू -1/2 आई। बिल्कुल हाफ। और अगर ऐसे समझ सकते हो ना तो ऐसे समझ लो, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। मैग्नीफिकेशन हाफ हो गया तो जो भी वो करेगा उसका आधा हो जाएगा। होगा या नहीं होगा भाई? 2 सेंटीमीटर का कर रहा होगा तो ऊपर 2 सेंटीमीटर जा रहा है तो वो इमेज कितने जाएगी? 1 सेंटीमीटर। नीचे भी कितने जाएगी? 1 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस दोनों के बीच की 2 सेंटीमीटर, उसका आधा ही तो लेना है हमारे को, तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 1 ही आएगा। तो डायरेक्ट इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, चलो अब सेकंड पार्ट अपन पढ़ते हैं इसी का, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। ये तो हमने सिंपल स्फेरिकल मिरर के जो क्वेश्चन थे वो है। अब है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। मिरर्स का कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है
क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि दो मिरर है एक दूसरे के आमने सामने रखे हुए हैं जिनके बीच की डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। इसका ROC आपको 20 दे रखा है और ऑब्जेक्ट जो है वो 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है और ये M1 लेना है और ये M2 लेना है। क्वेश्चन ने ये कहा है कि दो मिरर, एक कॉनकेव नेचर का और एक प्लेन मिरर के नेचर का, जिनके बीच की सेपरेशन 40 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट जो है वो 15 सेंटीमीटर से पे रखा हुआ है, किससे? M1 यानी कॉनकेव मिरर से। उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ROC 20 सेंटीमीटर दे रखा है। आपसे बोला हुआ है फाइंड आउट पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट की इमेज की पोजीशन क्या होगी? ऑल्सो हाइट, इफ ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट आपको दे रखी 1 सेंटीमीटर। सक्सेसिव का मतलब समझ गए ना? पहले एक से रिफ्लेक्शन कराओ, फिर दूसरे से कराओ और फिर क्या करो? तीसरे से कराओ। और आपको ये बोला हुआ है कि इन दोनों की हाइट जो है ना, वो नहीं भी बोले ना तब भी सफिशिएंट लेनी है। सफिशिएंट लेने का मतलब समझ गए ना? जैसे मैंने वो प्लेन मिरर के अंदर केस बताया था कि ऐसा कोई केस होगा तो वहाँ नंबर ऑफ इमेजेस 2 ही बनेगी। यहाँ ऐसा केस ले सकते हो आप आराम से कि इधर से रिफ्लेक्शन होके इधर जा रही है, इधर से रिफ्लेक्शन होके इधर आ रही है। ऐसे इसमें भी नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बनेगी, पर हमारे को तो तीसरी सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद ही इमेज की पोजीशन बतानी है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो सबसे पहले मुझे दिख गया कि यार इससे डिस्टेंस 15 दे रखी है और पहला उसने ये भी कहा है कि ऑल्सो फर्स्ट जो है वो M1 से लेना है। क्वेश्चन ने ये कहा है कि पहला रिफ्लेक्शन M1 से आपको कंसीडर करना है, तो M1 से कंसीडर करके करते हैं। देखो पहले हमारे को कॉनकेव मिरर है, रियल ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ इसकी पता है, तो 1/v माइनस 1/1 f करोगे तो 1/v निकालना है, प्लस 1/u की जगह -15 -10। सही है? तो 1/v की वैल्यू क्या आ गई? -1/10 प्लस 1/15, तो ये आ गया 1/v 30। एलसीएम लोगे तो -3 + 2, तो v की वैल्यू -30 आएगी। आ गई? अब इससे ये समझो, देखो यहाँ से रे चली और यूँ टकरा के गई, तो यानी यहाँ से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इसने क्या बनाई? पहली। ठीक है, अब पहली इमेज बनाई तो मुझे बताओ इसका मैग्नीफिकेशन कितना होगा? -v/u, यहाँ आएगा -30/u कितना है? -15, तो -2 आ गया ना। मैग्नीफिकेशन कितना आ गया? -2। ठीक है, अब ये जब इस पे जाएगी प्लेन मिरर पे, तो ये जब यहाँ इमेज बनी तो कहीं ना कहीं ये रियल इमेज है। रियल इमेज है क्योंकि प्लेन मिरर के ये इसके सामने बन रही है, तो रियल इमेज है। अगर ये रियल इमेज है तो इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। रियल ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब इसकी इमेज यहाँ कहीं बनने वाली, क्योंकि टकरा के यूँ जाएगी ना। अरे समझे नहीं समझे? आप प्लेन मिरर का तो अपन ने पढ़ा था ना, तो इसको आगे लेके जाओगे तो यहाँ पे इसकी वर्चुअल इमेज बना देगा, वो बना देगा कि प्लेन मिरर का सीधा सा हिसाब है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पे इमेज होगी। तो हमने देखा 30 तक की तो ये है, तो 10 ही हो गया, तो प्लेन मिरर से 10 इधर। अच्छा, इसमें प्लेन मिरर में फ़ायदा ये भी है, मैग्नीफिकेशन हमेशा 1 होता है। अगर आप इरेक्ट इमेज को रखो, इरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इरेक्ट इमेज आएगी, इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इन्वर्टेड इमेज आएगी। यानी मैग्नीफिकेशन M2 जो आ रहा है सेकंड वाले केस में 1 ही आएगा। ठीक है, और हमारे यहाँ इमेज जो बन रही है वो यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे बनी, 10 सेंटीमीटर पे। ये हमारे कौन सी हो गई? I2। अब ये वाली रे गई टकराएगी तो इससे जाके टकराएगी नहीं, किससे? इस वाले कॉनकेव मिरर से। तो अब ये क्या बन चुका है? ऑब्जेक्ट। किसके लिए? इसके लिए। किस टाइप का ऑब्जेक्ट हुआ ये? अरे रियल की वर्चुअल इमेज बनी ना। ठीक है, अब क्या ये वाला ऑब्जेक्ट तो इसके सामने ही हुआ ना, तो रियली तो बना ना, इससे एक्चुअल में रे चलती हुई आ रही है ना। अब मुझे बताओ, ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट हो गया, तो रियल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई? 40 तो ये है, 10 ये हो गई, तो कितनी आ गई?
u की वैल्यू -50 हुई कि नहीं हुई? तो यहाँ आएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये आया 1/v -1/50 इज इक्वल टू -1/10। तो 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/50। सही है? तो ये आएगा -4/50 एलसीएम लेके। तो v की वैल्यू -12.5 आ गई। तो इसमें मैग्नीफिकेशन क्या आएगा? m3 -12.5/50 -v/u होता है ना। तो v की वैल्यू -12.5 आई, u की वैल्यू -50 आई। ठीक है, अब बताओ ये कितना आया? -1/4 माइनस है ना। तो अगर मैं एम नेट की बात करूं तो एम नेट जब ऐसा कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे मिरर्स का, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, m1 इंटू m2 इंटू m3 एंड सो ऑन, जितनी बार आपने करा है। तो पहला मैग्नीफिकेशन -2 इंटू सेकेंड वाला 1 इंटू -1/4। तो ये +1/2 आया। इसका मतलब इमेज जो बनने वाली है वो क्या बनेगी? इरेक्ट इमेज ही बनने वाली है। अगर इरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो क्या होगी? इरेक्ट इमेज ही बनने वाली है। अब उसने 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट बताया है, तो इमेज की साइज कितनी हो गई? हाइट ऑफ इमेज कितनी हो गई? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे, वो मैग्नीफिकेशन हमारा +1/2 आया। अब ऑब्जेक्ट की हाइट 1 सेंटीमीटर है, तो इमेज की हाइट कितनी हो जाएगी? 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप लोगों को यही सेम क्वेश्चन करना है, बस फ़र्क इतना है हमने दोनों प्लेन मिरर को खिसका दिया और खिसका के इनके बीच की डिस्टेंस कर दी 20 सेंटीमीटर। डू द सेम क्वेश्चन इफ द ऑब्जेक्ट remain at same position but the separation between the ऑब्जेक्ट तो वही है, दोनों के बीच की सेपरेशन 25 कर दी, 20 नहीं 25। हाँ, जहाँ 40 सेंटीमीटर थी ना पहले, वहाँ 25 कर लो। अच्छा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये ध्यान में भी रखना है यार। अगर फोकल लेंथ 10 हो, ऑब्जेक्ट 15 पे हो, तो इमेज 30 पे बनती है। ये बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प करेगा, कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी। जैसे फोकल लेंथ 20 हो, ये ROC 20 दे रखी, फोकल लेंथ 10 हो और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 15 दे रखी है, तो इसका हमेशा इमेज का आंसर 30 ही आएगा। तो हर बार आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि ज़्यादातर में क्या होता है, यही यूज़ किया जाता है। पहली इमेज तो वही बनेगी ना, पहला तो वही आने वाला है, पहला तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है ना। पहला तो सामने ही लिखा हुआ है, v की वैल्यू -30 आएगी और मैग्नीफिकेशन -2 ही आने वाला है। पर अब सेकंड जब प्लेन मिरर की बात करोगे तो ऐसा होगा कि वो इमेज बनने जा रही होगी, उसके बीच में प्लेन मिरर आ गया है ना, तो पहले ही रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? उस प्लेन मिरर के लिए वो इमेज एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही होगी। इसका रे डायग्राम बना के सोचो, तब आपको थोड़ी थोड़ी फील आएगी। ऐसे मत सोचो ये मैं हर बार रे डायग्राम क्यों बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए।
ये ऐसा होगा, देखा 15 सेंटीमीटर पे है यहाँ पे, और ये 30 सेंटीमीटर पे जा रहा होगा इमेज बनाने, उसके पहले इसका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। अब तो हम क्या कहते हैं, मैं यही कह रहा हूँ, देखो सुनो, अगर किसी ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना, प्लेन मिरर के लिए ये वाली चीज़ जो है, ये जो भी इमेज बनी आप पहले भूल जाओ, ऐसे समझो अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनती वो रियल इमेज हो जाती, हमारा काम चल जाता। पर जैसे प्लेन मिरर रख दिया तो प्लेन मिरर रखते हैं उसने क्या करा, उसको पहले ही रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्ट कर दिया तो हमारे लिए डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे इंसिडेंट रे आती हुई नज़र आती है वो हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, और जिससे एक्चुअल में इंसिडेंट रे स्टार्ट होती है वो हमारा रियल ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब प्लेन मिरर के लिए ये कहीं ना कहीं क्या काम कर रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये पहले से इसको रिफ्लेक्ट कर देगा और इसकी इमेज यहाँ बना देगा। कहाँ बना देगा, यहाँ। अब ये बताओ प्लेन मिरर था 25 पे, 5 यहाँ पे बनने वाली थी इमेज, है ना, 30 पे बन रही थी ना, तो 5 ये डिस्टेंस थी तो 5 पहले बन जाएगी इसकी इमेज, 5 इस पे बन जाएगी। तो इसका मतलब थर्ड रिफ्लेक्शन में जो ये वाली यहाँ पे इमेज बन रही, ये तो देखो I1 हो गया और ये क्या हो गया I2, यहाँ से 5 था और ये भी 5 हो गया, तो यहाँ से डिस्टेंस अब 20 हो गई कि नहीं हुई, हो गई। अब इसमें पेन भी नहीं चलाना, देखो क्या ROC 20 है, और आपने पढ़ा है कि अगर ऑब्जेक्ट ROC पे होता है तो इमेज भी ROC पे बनती, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका मतलब इमेज भी कहाँ बनने वाली, यहीं पे। अब बताओ M1 हमने पहले निकाला हुआ था -2, M2 कितना था 1, और M3 कितना होगा -1। क्यों, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट सीधा होता है तो इमेज उल्टी बनती है, इमेज उल्टा ऑब्जेक्ट उल्टा होता है तो इमेज। अब बताओ यहाँ पे क्या जाएगा, -2 आ जाएगा, Mnet +2। अब देख लो इमेज की हाइट कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। पहले कितनी आ रही थी, 0.5 सेंटीमीटर। केवल हमने प्लेन मिरर को थोड़ा सा क्या किसका दिया, 4 गुना इमेज की साइज हो गई। समझ में आ गए। देखो किसी को अगर कोई चीज़ नहीं आए ना तो पूछ लेना, नहीं तो क्या होगा, बहुत सारी रेज जो आएगी ना इसमें आएगी, रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, आप लोगों के भी रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। अगर नहीं आ रहा है तो पूछ लो, इसका मतलब ये भी नहीं कि कुछ भी पूछ लो। एक जेन्युइन क्वेश्चन हो तो वो भी पूछना, पर हाँ क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया कौन रियल कौन वर्चुअल कैसे डिसाइड करते हैं, सबको आ गया कंफर्म। ऐसा कोई जिसको नहीं आया हो, चलो मैं पूछता हूँ भाई क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, फिर ये नोट करते रहना, मैं टाइम दे दूँगा। क्वेश्चन ये दिया है, सबको समझ में आ गया तो देखते हैं अभी किस किस को समझ में आ गया। आपको कहा है वही क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, और कुछ तो दिया ही नहीं होगा। ROC दे रखा है, चलो तुम खुश रहो, 20 सेंटीमीटर है, ये M1 है और ये M2 है। आपसे ये कहा है कि D की वैल्यू क्या होनी चाहिए, D की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बन जाए। समझ में आ गया मित्रों। वापस से बोल देता हूँ मैं, मुझे पता है एक बार में नहीं आया होगा, तुम्हारी हिंदी वीक है। What should be the value of D? इंग्लिश तो स्ट्रॉन्ग है ना, कि मारवाड़ी चलेगी। D की वैल्यू क्या है, काई हो वो चाहो है, यही ना।
अच्छा चलो ये बताओ डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, सक्सेसिव ये ध्यान में रखना, पहला m1 से लेना है, दूसरा m2 से लेना है, तो जो इमेज है और ऑब्जेक्ट दोनों कोइंसाइड कर जाए, मतलब जहाँ ऑब्जेक्ट है उसी पे क्या बन जाए, इमेज। मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पर ही आपको एक इमेज नज़र आ रही हो। और करना नहीं है, बस बताना है कि क्या करेंगे, सोचना ही है इम्पोर्टेंट। सबसे पूछूंगा मैं, और अभी लिखना ही नहीं ना भैया, मैं कह रहा हूँ सोच के बताना है, तू अलग ही लिखने में लग रहा है। डी है ये, और वही सेम केस है 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अपने को सेंटीमीटर से भी मतलब नहीं, तुम तो ये बता दो भाई क्या करेंगे, क्या कैसे उसकी इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बनेगी। पहले तो ये बताओ कितने लोग हैं जो बता सकते हैं कि मैं हूँ खतरों का खिलाड़ी। लास्ट में वहाँ तक सुनाई दे जाता है, हाँ? आप लोग इतना लास्ट में कैसे बैठते हो? क्या हुआ यार, ये रही ना फर्स्ट बेंच। आप लोगों को वहाँ तक क्या नज़र आता होगा और क्या सुनाई देता होगा? ऐसा लगता है बिरादरी के बाहर बैठे हुए हो तुम लोग, बीच में पोल और आ जाता है। आ जाया करो यहाँ पे, बताओ भाई, कंसंट्रेट करो। मतलब ऐसा होना चाहिए तुम्हारे को, यूँ दिखनी चाहिए कि अच्छा ये रह जा रही, यहाँ सोचने पे दिखेगी। मैं वैल्यू कह ही नहीं जाना यार, देखो समझो बात, मुझे नहीं चाहिए वैल्यू, मुझे तुम्हारी कैलकुलेशन पे पूरा भरोसा है। बस ये बताओ कि करेंगे क्या। सर जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं पे मिरर प्लेन इमेज बनेगी क्या वहाँ? चलो ये कंडीशन दे दी, डी इज ग्रेटर देन 15, हटाओ लो बस, ग्रेटर देन 15। अब मेरे को वैल्यू नहीं चाहिए ना, मैंने कहा ना। ये तो पता है, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर ये अगर डी है तो फिर जितनी इमेज, मतलब जितनी जो I1 जो बनेगा वो D माइनस, मतलब कि वो बनेगा उस डायरेक्शन में, तो फिर अगर इसको D-15 लगाए तो वो भी D-15 हो जाएगा। फिर उससे अब वो मिरर का फॉर्मूला लगाकर बनेगा। बिल्कुल सही। अब बताओ, वापस बताओ इसमें क्या कहा। हाँ ये सबके, मैंने कहा ना कुछ रेज आती है इसमें, चिल्का मार के चली जाती है। बताओ भाई, वापस बताओ, आराम से सुनो भाई, ढंग से सुनो, खड़े होके बोलो, और ये चोंच हटा लो थोड़ी देर। ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर में है, तो अपन को सेकंड 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद में उस ऑब्जेक्ट पर इमेज चाहिए, तो इमेज D-15 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए, ठीक है। D-15 सेंटीमीटर पर सेकंड सक्सेसिव कोलाइजन के बाद में, सेकंड सक्सेसिव कोलाइजन के बाद में इमेज वहाँ तब बनेगी जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, मतलब सेकंड मिरर के लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी इमेज। इसके लिए ये तो पता हो गया कि जो इमेज बन होगी वो मिरर 2 के बिहाइंड में होगी, इसीलिए वो भी D-15 हो गया, ये भी D-15 हो गया। फिर मिरर फॉर्मूला से D की प्रोबेबिलिटी, मतलब मिरर 30 और 15 के बीच में है। ऐसा नहीं कहा उसने।
वही बात हो गई न्यूटन फॉर्मूला जैसे, भाई वो कह रही है 1/v + 1/u = 1/f, तो कह रहा है कि मैं तो न्यूटन का लगाऊंगा फॉर्मूला, अपना फॉर्मूला सूजल फॉर्मूला डिराइव करूँगा। और कोई? अच्छा, कितने लोगों को नहीं आया अभी भी? बोलो भाई, नहीं तो मैं पूछ लूँगा फिर इसने क्या बोला है। हाँ, ईमानदारी से खड़े कर लो हाथ। आ गया बाकी सबको? बाकी सबको समझ में आ गया? लास्ट तक अगर मुझे सुन पा रहे हैं, तुझे आ गया क्या रे शेर? नहीं आएगा यार, तेरे को तो आना चाहिए ना यार, हैं? अच्छा चलो देखो, इसने क्या कहा है कि अगर हम यहाँ पे इससे ऑब्जेक्ट से रे चली और यूं गई, चली यूं और यूं चली गई, अगर वो यहाँ बनेगी, कहाँ पे बने? D-15 पे, तो यूँ चिल्का मार के इधर आ जाएगी ना, D-15 पे। समझे कि नहीं समझे? तो कुल मिला के फॉर्मूला एक ही लगाना है हमारे को कि अगर मेरे लिए v की वैल्यू 2D-15 हो गई, क्या हो गई? 2D-, क्योंकि हम जब वहाँ 1/v + 1/u = 1/f लगाएंगे तो हमें क्या चीज़ पता है कि यहाँ से ये डिस्टेंस नापी जाएगी, तो ये तो d है ही, और ये कितनी हो गई? D-15, तो टोटल कितना हो गया? 2D-15। तो 2D-15 की v की वैल्यू हो जाएगी, है ना? और इससे बनने वाली इमेज के लिए मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है, तो बस आंसर आ जाए 22.5 आंसर आएगा इसका। अभी निकाला ना यार, तुम लोग ध्यान ही नहीं देते। अभी मैंने बोला था कि मैंने कहा देखो ये रिज़ल्ट याद कर लो, v की वैल्यू -30 आता है। भाई मुझे ये बताओ, सुनो ध्यान से, ये 15 है, ROC 20 है, तो कहीं ना कहीं ये जो इमेज बनने वाली है वो कितने पे बनने वाली? -30 पे। अगर मैं उसी को 2D-15 के इक्वल कर दूँ 30 के, तो आंसर हमारा 2D = 45। तो D की वैल्यू क्या 22.5 आएगी कि नहीं आएगी? तो हमेशा ये ध्यान में रखना, जब भी हमारे को 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनानी होगी तो हम क्या करेंगे? यहाँ से रे चलाएंगे, इससे जो भी इमेज बन रही होगी, ये वाली डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की, जो इस वाले से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वही उसकी क्या कर देंगे? इसके लिए इमेज डिस्टेंस हो जाएगी, और टोटल अपन क्या कर देंगे? उसको इमेज डिस्टेंस के इक्वल कर देंगे। अब मान लो अगर वो ऐसा कहते हैं कि आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, तब क्या करते? आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट ऑब्जेक्ट। बैठ जाओ, आप सोच लो आराम से, दिमाग पे जोर डाल लो सब लोग। इसमें फिर से पेन नहीं चलाना है, वापस सोचो कि ऐसा क्या होगा कि जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बन जाए। मतलब ऐसा होना चाहिए, देखो सुनो, यहाँ से रे आए, इससे टकराए, फिर यहाँ जाए, टकराए, वापस कहाँ पहुँच जाए? ऑब्जेक्ट पे। ये 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन होते हैं। अब ऐसा कब होगा? जब सेकंड वाली पे जितने एंगल से आएगी उतने एंगल पे चली जाएगी। समझे कि नहीं समझे? जितने सेकंड वाली पे जितने एंगल से आएगी उतने एंगल पे चली जाएगी। अब बताओ, अगर मैं ऐसा रे डायग्राम बना दूँ, कैसा? ये ऐसा, ये और ये, काम हो गया ना हमारा? 3 सक्सेसिव हुए कि नहीं हुए? और यहाँ मैंने प्लेन मिरर को बिठा दिया तो काम हो गया। चाहो तो लगा के देख लो।
भाई हमारे हिसाब से, सॉरी, यहाँ से रे चली, अगर इसके यहाँ पोल पे जाके इंसिडेंट हुई तो ये उतने पे भेज देगा, उतने पे भेज देगा। तो अब मुझे बताओ, ये वाली जो इमेज है वो इसके लिए क्या काम करेगी? ऑब्जेक्ट का, है ना। अब ऑब्जेक्ट का करेगी तो मान लेते हैं u की वैल्यू -30 हो गई, तो v निकाल के देख लेते हैं कि देखें क्या हमारे -15 आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। क्या करोगे? -30, f कितना है हमारे पास? -10। तो ये लगाओगे ना 1/v -1 + 1/u = 1/f। तो 1/v निकालना है, -1/30 इज -1/10। तो देखो 1/v इज इक्वल टू -1/10 + 1/30। तो यहाँ से देखो 30 एलसीएम लिया, -3 + 1 आ रहा है, तो v की वैल्यू -15 आ गई। तो बात वही हुई ना, क्या इसमें भी पेन चलाना पड़ा? नहीं। इसका मतलब मिरर कहाँ पे होगा? 30 पे। ठीक है। अब एक और प्रश्न, इसी में एक और वेरिएशन। What should be the value of D so that image formed by both the mirrors, image formed by both the mirrors, मतलब सेपरेटली इमेज बन रही है, will coincide to each other। ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर इमेज से कोइंसाइड करना चाहिए। What should be the value of D so that image formed by both mirrors separately coincide to each other? दोनों जो इमेजेस है वो कोइंसाइड करते हैं। बताओ। बहुत टफ क्वेश्चन है। गधों, मैंने वो जो पहला क्वेश्चन पूछा है ना उसी को घुमा के पूछ लिया। इमेज फॉर्म बाय बोथ द मिरर्स, इससे इमेज यहाँ बन रही है, इससे इमेज यहाँ बन रही है, दोनों इमेजेस इसी जगह कोइंसाइड कर रही है, तो डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अब वो इसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं, वो जो पहला क्वेश्चन था ना और वो सेकंड क्वेश्चन, दोनों को मिला के भी पूछा जा सकता है कि इमेज भी कोइंसाइड करे, ऑब्जेक्ट की जगह इमेज भी बने। अरे यार, अभी नहीं बोला था कि इसमें ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या होना चाहिए? इमेज बननी चाहिए 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद, तो यही तो था। अब एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, what should be the value of D so that after 3 successive reflection light become parallel to the principal axis? What should be the value of D so that after 3 successive reflection, 3 छोड़ो, 2 successive reflection light become parallel? पर 2 के में तो होगा नहीं, 3 में करना पड़ेगा। What should be the value of D so that after 3 successive reflection light become parallel to principal axis? अब हमने क्या पढ़ा है? पहले सोचो, हमने क्या पढ़ा है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो लाइट क्या हो जाएगी?
रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। या हमने ये पढ़ा है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे होता है तो लाइट कहाँ से पास करती है रिफ्लेक्शन के बाद? फोकस से। तो मुझे अगर थर्ड सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद इसको पैरेलल करना है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहीं ना कहीं तीसरे सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बननी चाहिए वो फोकस पे बननी चाहिए। और किसके फोकस पे बननी चाहिए? स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर के फोकस पे। अब हमने फर्स्ट से बनाई ना, फिर इसके बाद दूसरे से बनाई, फिर इसके बाद तीसरे से वापस इमेज बनाई। वो कहाँ बननी चाहिए? फोकस पे। समझ में आ गया? तो पहले वाले से इमेज बनाओगे तो -30 आ रहा था, है ना? तो -30 आ रहा था, तो हमें नहीं पता कि वो D से ज़्यादा है या कम है, तो मान लेते हैं हम तो वो D से क्या है? कम। वैसे ज़्यादातर ऐसे केसेस में आपको ये दिया जाएगा D > 30 लेना है कि D < 30 होगा। अगर D < 30 है तो आपको क्या होगा कि भाई 30 को ज़्यादा लेना है, तो सेकंड मिरर से रिफ्लेक्शन कराना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने जो भी वेरिएशन कराया ना वो सारे आप लोगों को समझ में आ जाने चाहिए। पहला समझ में आ गया सभी को कि जहाँ पे 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर जाए, उसी का एक और लैंग्वेज मैंने क्या बताई? इमेज फॉर्म बाय बोथ द मिरर सेपरेटली कोइंसाइड टू ईच अदर। ठीक है, सेकेंड वेरिएशन क्या बताया मैंने? जहाँ पे 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाए? ऑब्जेक्ट्स पे उसकी क्या बन जाए? इमेज बन जाए। अब ये नोट कर लो, और एक वाला चीज़ भी कर लेना, वो जो मैंने उसमें बताया था 25 सेंटीमीटर वाला। पूरा एग्जाम्पल अभी नोट करना है ना, ये करो जल्दी।